मैं कमरे का जायजा ले रहा था कि बाहर कदमों की आवाज और फिर किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो 2-3 आदमियों के कदमों की आवाज थी और लगता था जैसे वो किसी को मारते पीटते ला रहे हों। फिर कमरे का दरवाजा धड़ से खुला। एक आदमी को जोरदार धक्का देकर अंदर गिरा दिया गया। वो मुंह के बल कालीन पर गिरा। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके पीछे भी 2 आदमी अंदर दाखिल हुए थे। वो भी शक्लों से बदमाश लगते थे। कालीन पर गिरने वाला शख्स जब सीधा हुआ तो मैं उसकी सूरत देखकर उछल पड़ा। ये वो पान वाला था जो मुझे इमारत के सामने छोड़कर गया था। मुझे इस इमारत में दाखिल हुए ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट हुए थे कि उस शख्स को भी पकड़कर यहाँ ले आया गया। इससे रंगा की सिक्योरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता था। उस शख्स को देखकर लग रहा था कि यहाँ लाते हुए उसकी कुछ खातिर खा तवाज़ो भी की गई थी। नाक से हल्का सा खून बह रहा था। टेडी ने कबाट वाले को धक्का देने वाले की तरफ से पूछा, इसको इधर क्यों लाया अड़े नसरू? नसरू ने कहा, यही हरामी तो इस बंदे को यहाँ लाया था टेडी उस्ताद। हमने अपना आंख से इसको देखा। दूसरा गली में हम इसको रोका तो ये भाग खड़ा हुआ। टेडी ने कालीन पर पड़े हुए शख्स को ठोकर मारते हुए कहा, तुम इसको इधर क्यों लाया? गोली वोली मार कर नाली में फेंक देता नहीं? इसका कत्ल तो पुलिस भी तफ्तीश नहीं करेगा। साले का हालत देखो, जान है नहीं और काम कितना बड़ा करता है। रंगा दादा की जासूसी करता है। क्यों उड़े हरामी? क्या दिया था इसने तेरे को? टेडी ने उसे एक और ठोकर रसीद कर दी। वो बिलबिला उठा और अगली ठोकर से बचने के लिए दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। बोला, मेरे को माफ कर दो टेडी उस्ताद, इसने मेरे को मजबूर कर दिया था। टेडी ने उसे 2-3 ठोकरें और रसीद कर दी। वो कालीन पर लौटता और चीखता चिल्लाता रहा। टेडी ने उसके कूल्हों पर ठोकर जमाते हुए कहा, तुम रात को कभी सदर में CIA के दफ्तर के सामने से गुजरा है? उधर रात को ऐसा खौफनाक आवाज सुनाई पड़ता है जैसे भूत प्रेत और आसेब रो रहे हों। बाहर का कोई आदमी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता और ये बिल्डिंग भी भूत खाना है डे। जितना चाहो हुड़ी करो, कोई अंदर नहीं आएगा। ये सब कुछ 1-2 मिनट में हो गया था। वो शख्स बुरी तरह चीख रहा था। कुछ लम्हों तक मेरी समझ में ना सका कि ये सब क्या हो रहा है और फिर हवास में आते ही मैंने आगे बढ़कर टेडी को जोरदार धक्का देकर एक तरफ हटा दिया जो उस शख्स को एक और ठोकर मारने जा रहा था। मैंने टेडी के हाथ में पिस्तौल की भी परवाह नहीं की। ये भी नहीं सोचा कि वो सब मुझ पर पिल पड़ेंगे। टेडी लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकराया। उसकी सफेद चमकती हुई आंखों में खून उतर आया। उसने बड़ी फुर्ती से पिस्तौल वाला हाथ उठाया। उसी लम्हे शिकरा दौड़ कर सामने आ गया। बोला, क्या करता है टेडी उस्ताद? अगर रंगा दादा ने इस बंदे को इज्जत बख्श दिया तो तुम्हारे लिए गजब हो जाएगा नहीं? टेडी उसे सामने से हटाने की कोशिश करते हुए बोला, हटोड़े, हमारा रास्ता से हटो। बदमाशी करता है, बुजदिल नहीं है हम। इसको ऐसा मजा चखाऊंगा याद करेगा। मैंने उसे इश्तियाल दिलाने वाले अंदाज में कहा, हाँ आओ, तुम ऐसे ही कमजोर लोगों के साथ बदमाशी करते हो। आओ आज देखो बदमाशी क्या होती है। टेडी तो बदमाशी दिखाने पर आमादा था, लेकिन नसरू ने उस वक्त भी बड़ी माकूलियत का सबूत दिया और मामले को संभाल लिया। उसे यह भी एहसास था कि मैं किसी बड़े काम के सिलसिले में रंगा से मिलने आया हूँ और किसी गड़बड़ की सूरत में उनकी शामत आ जाएगी। यूं तो वो भी बदमाशी था, लेकिन वो इस हद तक समझदार जरूर था कि रंगा से मेरी मुलाकात तक वो मेरे साथ किसी किस्म का सख्त रवैया इख्तियार नहीं करना चाहता था। मैंने टेडी को घूरते हुए कहा, अब तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे, इसका कोई कसूर नहीं है। अगर मैं तुम्हारी कनपटी पर पिस्तौल की नाल रख देता, तुम भी बिला चूंचरा मेरे हर हुक्म की तामील करते। ये तो रंगा के बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं था, लेकिन मैंने इसे मजबूर किया। ये मुझे गली में छोड़कर चला गया था। ये बेकसूर है। अब अगर तुमने इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो टेडी अपने मखसूस अंदाज में गुर्राया, जाड़े, रंगा दादा का ख्याल ना होता तो हम तुम्हारा नारियल तोड़ देता। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा कर रह गया। टेडी मुझे पसंद आया था। मिसल मशहूर है कि बिल्ली भी अपने घर पर शेर होती है। टेडी भी अपने अड्डे पर शेर की तरह गुर्रा रहा था, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता था कि ये शख्स बुजदिल हरगिज नहीं है और किसी भी जगह किसी भी किस्म की संगीन तरीन सूरत हाल से निमटने की सलाहियत भी रखता है। कमरे में मौजूद दूसरे आदमी अगरचे लाताल्लुक से नजर आ रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि वो पूरी तरह चौकस थे और टेडी का इशारा पाकर किसी भी लम्हे मुझ पर झपट सकते थे। मैंने टेडी की तरफ देखते हुए कहा, इसे छोड़ दो टेडी, ये बेकसूर है। इस मर्तबा मेरा लहजा दोस्ताना था। टेडी बोला, कैसे छोड़ देगा इस हरामी को? ये आज तुमको इधर लाया है, कल किसी एजेंसी वाले को लाएगा। हमारे लिए तो मुसीबत पैदा हो जाएगा नहीं, और क्या पता तुम कौन हो। मैंने कहा, इसे काफी सजा मिल चुकी है, मुझे यकीन है कि ये आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। टेडी कुछ कहना चाहता था, मगर नसरू उससे पहले ही बोल पड़ा। वो बलोची में कुछ कह रहा था। टेडी ने भी उसी जबान में जवाब दिया और फिर दूसरे भी उनकी गुफ्तगू में शरीक हो गए। टेडी बार बार कालीन पर पड़े हुए कबाट वाले की तरफ देख रहा था, जो मैले से कुर्ते की आस्तीन से बार बार नाक से बहने वाला खून पहुंच रहा था। आखिरकार टेडी उसे ठोकर मारते हुए गुर्राया, चलो डे, शक्ल गुम करो इधर से।
اگر آئندہ اس علاقے میں نظر آیا نا تو تمہارا ناریل توڑ دے گا۔ وہ شخص اٹھ کر بدحواسی میں اندر والے دروازے کی طرف دوڑا۔ ٹیڈی چیخا، ادھر کدھر جاتا ہے ڈے؟ 2 ہاتھ پڑنے سے تمہارا متھا ہی گھوم گیا۔ وہ شخص مڑ کر دوسرے دروازے کی طرف دوڑا، جیسے اسے اندیشہ ہو کہ اگر اسے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو گئی تو ٹیڈی اپنا ارادہ بدل دے گا۔ اور پھر چند سیکنڈ کے بعد ہی پہلے بیلکنی میں اور پھر سیڑھی کے تختوں پر اس کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ اب وہ لوگ پھر میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اب تک کی صورتحال سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ٹیڈی کمرے میں موجود اپنے ساتھیوں پر حاوی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے گروہ میں کوئی اہم پوزیشن حاصل ہو۔ 2 منٹ اور گزر گئے اور پھر وہ شخص اندرونی دروازے سے برآمد ہوا جو رنگا کو میرے بارے میں اطلاع دینے گیا تھا۔ اس نے بلوچی زبان میں ٹیڈی سے کچھ کہا اور پھر مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ دوسرا کمرہ بھی ایسا ہی تھا۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور اطراف میں دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ اس سے آگے ایک اور دروازہ تھا۔ اس شخص نے ہلکی سی دستک دی اور دروازہ کھول کر مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا، لیکن خود وہیں رک گیا۔ میرے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پہلا قدم اندر رکھتے ہی میں ٹھٹک گیا۔ کمرے کی فضا بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ فرش پر دبیز ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف قالین کے اوپر 6 فٹ کا ایک اور نہایت خوبصورت کڑھائی والا دبیز کشن رکھا ہوا تھا، جس کے ساتھ ایک گاؤ تکیا بھی تھا۔ دوسرے قالین پر ہی 3 مختلف رنگوں کے ٹیلی فون رکھے ہوئے تھے۔ دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز آویزاں تھیں، جنہیں دیکھ کر رنگا کے ذوق کی داد دینا پڑتی تھی۔ کشن کے سامنے والی دیوار پر 3 بائی 4 فٹ کا ایک قالین آویزاں تھا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ رنگا کے بارے میں سنا تھا کہ وہ اس علاقے کا بہت بڑا دادا ہے، اور اس کے آدمیوں کو دیکھ کر یہ بات ثابت بھی ہو گئی تھی۔ زندگی میں میرا واسطہ شریف انسانوں سے کم اور بدماشوں سے زیادہ پڑا تھا، بلکہ میری زندگی ہی بدماشوں کے گھیرے میں گزر رہی تھی، اور میں نے جس بدماش کو بھی دیکھا تھا وہ اپنے حلیے سے ہی بدماش لگا تھا۔ ان کے اڈے بھی عجیب و غریب ہوتے تھے۔ کسی نے ٹانگوں کے طبیلے میں ڈیرا جما رکھا تھا، کسی نے گراج کو اپنا مسکن بنایا ہوا تھا، اور کوئی کسی قبرستان میں ڈیرا جمائے ہوئے تھا۔ میں نے آج تک کسی بدماش کو ایسا باذوق نہیں دیکھا تھا۔ رنگا بھی بدماش تھا، لیکن اس کمرے کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے میں کسی بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ، معزز اور صاحب ذوق شخص کے ڈرائنگ روم میں آ گیا ہوں، اور یہ ڈرائنگ روم بھی بہت مختلف اور منفرد نوعیت کا تھا۔ میں ابھی دروازے کے قریب کھڑا یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے کی دیوار کا پردہ درمیان سے چاک ہوا، اور جو شخص اس پردے کے پیچھے سے نمودار ہوا اسے دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ اس کی رنگت ان آدمیوں سے قدرے صاف تھی جنہیں میں باہر والے کمرے میں دیکھ چکا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، باڈی بلڈروں جیسی چوڑی چھاتی، گھنگریالے بال اور چہرے کے نقوش قدرے بھدے تھے۔ اس نے بغیر آستین کے سفید ٹی شرٹ اور آف وائٹ کلر کی بیل باٹم قسم کی پتلون پہن رکھی تھی۔ گلے میں سونے کی چین، دائیں کلائی میں چاندی کا ڈھیلا ڈھالا سا کڑا، اور بائیں کلائی میں کوئی قیمتی گھڑی۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں سفیدی نمایاں تھی جو عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ رنگا تھا، اس علاقے کا دادا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تم کون ہے واجہ، اور میرے سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ میں نے اس سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم بیٹھ کر اطمینان سے بات کریں؟ اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں، میں بھی اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ شاید ہم نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو تولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے قالین کی طرف اشارہ کیا جس پر کشن رکھا تھا۔ آؤ بیٹھو۔ کشن پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک گاؤ تکیا میری طرف بڑھا دیا تھا۔ میں بھی اس کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اور پھر ہم میں گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ رنگا بہت صاف اور شستہ اردو بول رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ بلوچی زبان کا کوئی لفظ بھی استعمال کر ڈالتا، تاہم انگریزی کے الفاظ وہ بکثرت بول رہا تھا، جسے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ تعلیم یافتہ ہے۔ اس کے لہجے میں شگفتگی بھی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص بدماش کیسے ہو سکتا ہے۔ گفتگو کے دوران جب میں نے اپنے بارے میں تفصیل سے بتایا تو وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا، اور پھر اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ لاہور میں میری چند سال پہلے والی سرگرمیوں سے واقف تھا۔ اس نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، مگر میں نے تو سنا تھا کہ ناجی پولیس سے بھاگ کر انڈیا گیا ہے۔ میں نے کہا، میں بھاگا نہیں تھا، مجھے اغوا کر کے راجستھان پہنچا دیا گیا تھا۔ پھر میں اسے راجستھان کی سرگرمیوں کے بارے میں مختصر بتانے لگا۔ آخر میں کہا، لاہور واپس آتے ہی میں غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ شاید تم نے شاہ جی کا نام سنا ہے۔ اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں نے بھی اسے ایسی چپت رسید کی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ رنگا بولا، مجھے نہیں معلوم کہ تم نے لاہور میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ چند روز پہلے کراچی میں اس کا مال پکڑا گیا تھا، اور اب میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مال پکڑوانے میں تمہارا ہی ہاتھ تھا۔ میں نے کہا، تمہارا خیال درست ہے، رنگوں کے ڈبوں میں چھپائے گئے اس مال کی اطلاع میں نے ہی دی تھی۔ میں رنگا کو یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا تھا کہ اتنی دیر کی گفتگو کے دوران میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا شاہ جی کے گروپ سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ کہ وہ ایک مخلص آدمی تھا، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔
उससे किसी फ्रॉड की तवक्को नहीं थी और अब मुझे ये भी उम्मीद हो चली थी कि वो मेरे काम के सिलसिले में मेरी मदद करेगा। उसने हाथ उठाकर मुझे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। बोला 1 मिनट, और हरे रंग वाले टेलीफोन का रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया। चंद सेकंड बाद निहायत धीमे लहजे में माउथ पीस में कुछ कहा और रिसीवर रख दिया। मैं उसके बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, लेकिन मैं भी नहीं सुन सका कि उसने फोन पर किससे क्या बात की। वो एक बार फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। बोला, हाँ तो वाजा, तुम कराची में किस सिलसिले में आए हो? गोशा नशीनी का इरादा है या हंगामों का? मैंने कहा, ख्याल तो यही है कि यहाँ कोई कारोबार शुरू करके इन तमाम धंधों से अलग हो जाऊंगा, लेकिन लगता है कि इस दलदल में उतरने के बाद वापस होना मुमकिन नहीं। फिर मैं उसे रात जिमी और रजिया से तसादुम का किस्सा सुनाने लगा। आखिर में कहा, अब तो मेरे लिए अलग रहने का सवाल ही नहीं, लेकिन मसला यह है कि मैं कराची में बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे तुम जैसे मुखलिस दोस्तों की तलाश है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। रंगा ने कहा, बात यह है वाजा, हेरोइन, चरस और कोकेन वगैरह अपनी लाइन का धंधा नहीं। मुझे ऐसी चीजों से सख्त नफरत है, बहुत शदीद। ये चीजें तो आने वाली नस्लों को भी मफलूज कर रही हैं और कौम को अंदर ही अंदर से खोखला कर रही हैं। ये लोग चोर हैं, बुजदिल, डरपोक। पुलिस का नाम सुनते ही इस तरह भागते हैं जैसे कयामत आ गई हो। अरे जुर्म करना है तो मर्दों की तरह सीना ठोंक कर सामने आओ, मुकाबला करो, सीने पर गोली खाओ, हमारा माफिक। ये क्या बात है कि मामूली सा खतरा भी देखा तो तुम दबाकर भाग खड़े हुए। ये देखो, बहादुरी इसको बोलता है। जोश में आकर वो न सिर्फ साफ साफ उर्दू बोलते बोलते अपने बंदों की मखसूस बोली बोलने लगा, बल्कि उसने टी शर्ट भी उतार दी। बोला, ये देखो। वो अपने जिस्म पर निशानात की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये सीना पुलिस की गोलियों का निशाना भी बना है और दुश्मन की गोलियों का भी। हमने कभी किसी दुश्मन को पीठ नहीं दिखाया। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। रंगा के पेट और सीने पर गोलियों के 7 निशानात थे और 3 निशान लंबे थे जो यकीनन चाकू या खंजर के थे। वो टी शर्ट पहनकर उसके ऊपर सोने का लॉकेट दुरुस्त करते हुए बोला, नहीं वाजा, ड्रग्स का धंधा अपना लाइन का नहीं। मैंने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ ड्रग्स का धंधा शुरू करना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो इस रैकेट को तोड़ना चाहता हूँ जो ये धंधा कर रहा है। पिछले चंद हफ्तों के दौरान मैंने अंदाजा लगाया है कि कराची मनशियात फरोशों की जन्नत है। मैं सबसे नहीं लड़ सकता। ऐसे लोगों तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं होगा। मैं तो सिर्फ एक रैकेट को खत्म करना चाहता हूँ और इसमें मेरा जाती इंतकाम का जज्बा भी शामिल है। मैं बात करते करते रुक गया। दीवार के सामने रेशमी और दबीस पर्दे में हरकत हुई। एक हसीना अंदर दाखिल हुई। उसने दोनों हाथों में शीशे की एक ट्रे उठा रखी थी जिसमें शीशे के 2 ग्लास थे जिनमें सुनहरे रंग का मशरूब था और दोनों ग्लासों से हल्की सी भाप उठ रही थी। उसने ट्रे हम दोनों के बीच में रख दी और रंगा का इशारा पाकर एक ग्लास मेरी तरफ बढ़ा दिया। तभी रंगा की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। कहाँ चले गए? बोला रंगा की तरफ से दोस्ती का जाम। मैं तुम्हें शराब तो पेश नहीं कर सकता कि उस चीज से मुझे नफरत है। ये कहवा हमारी दोस्ती की बुनियाद साबित होगा। मैंने उस कयामत के हाथ से ग्लास ले लिया और उसकी तरफ देखा। मैं अपने आप को अल्फ लैला की किसी कहानी का किरदार महसूस करने लगा। मेरे हाथ में कहवे का ग्लास देने के बाद उस हसीना ने दूसरा ग्लास उठाकर रंगा को पेश किया और पर्दे के पीछे गायब हो गई। कहवे की पहली चुस्की लेते हुए मैंने कनखियों से रंगा की तरफ देखा। उसके होंठों पर बड़ी खफीफ सी मुस्कुराहट थी। कहवे की चुस्कियों के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो गया। रंगा ने कहा, मैंने इंसान को पहचानने में कभी गलती नहीं की। तुम जब इस कमरे में आए थे तो मैं देर तक दूसरे कमरे में बैठा तुम्हारा जायजा लेता रहा था। मैं चौंक गया। मैंने अंदाजा लगाया कि इस कमरे में कोई खुफिया कैमरा लगा हुआ था जिसके जरिए वो मेरी नक्लो हरकत का जायजा ले रहा था, लेकिन मैंने कैमरा तलाश करने के लिए इधर उधर देखने की कोशिश नहीं की। रंगा ने कहा, तुम्हारे चेहरे के तासुरात से मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था और फिर तुम्हारी बातें सुनकर भी मुझे तुम्हारी सदाकत पर यकीन आ गया था और उसी वक्त मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला कर लिया। अरसा पहले जब लाहौर में तुम्हारी सरगर्मियां उरूज पर थीं, तो चंद रोज के लिए मुझे भी लाहौर जाने का मौका मिला था। मैंने सिर्फ एक मर्तबा किसी होटल में तुम्हें देखा था। मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन मुझे कराची वापस आना पड़ा और अब तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई। मैंने तुम्हें पहचानने में देर नहीं लगाई। मैं तुम जैसे बहादुरों की कदर करता हूँ। तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होगी। बोलो क्या चाहते हो? मैं चंद लम्हे खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसे बताने लगा कि मैं उसके पास क्यों आया था। वो सर हिलाते हुए बोला, जिमी, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत छोटा और बीच का आदमी है। कराची में इस सिंडिकेट का असल आदमी तहरीमी है। उस तक पहुंचना अगरचे जरा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं 1-2 रोज में मालूम कर लूंगा कि वो आजकल कहाँ है। अगर तहरीमी को यहाँ से भगा दिया जाए तो ये समझ लो कि कम से कम कराची में सिंडिकेट यतीम हो जाएगा। मैंने पूछा, ये तहरीमी कौन है? रंगा ने कहा, जीवानी का रहने वाला है। उसका ताल्लुक हमारे कबीले की एक शाख से है। बुनियादी तौर पर वो माहीगीर है।
एक छोटी सी साहिली बस्ती में रहता था और अपने खानदान के दूसरे आदमियों के साथ मछलियां पकड़ा करता था। लेकिन फिर माहीगिरी छोड़कर उसने स्मगलिंग शुरू कर दी। एक गिरोह में शामिल हो गया जो जीवानी के साहिल से ओमान तक एक तेज रफ्तार लॉन्च पर इधर कमाल उधर किया करता था। एक रात जब लॉन्च विलायती शराब के 2000 क्रेट और दीगर गैर मुल्की ममनुआ सामान की खेप लेकर वीरान साहिल पर लंगर अंदाज हुआ तो कोस्ट गार्ड्स की एक पार्टी पहले ही से साहिल पर घात लगाए बैठी थी। कोस्ट गार्ड्स ने दरअसल एक और इत्तला पर छापा मारने की तैयारी कर रखी थी। उनके मुखबर ने इत्तला दी थी कि मनशियात की एक भारी खेप इस साहिल से स्मगल की जाने वाली है और कोस्ट गार्ड्स की पार्टी को रेगिस्तान की तरफ से आने वाली स्मगलरों की उस पार्टी का इंतजार था। स्मगलरों की वो पार्टी तो उस रात वहां नहीं पहुंची। शायद उन्हें साहिली मुहाफिजों की मौजूदगी की भनक मिल गई थी, लेकिन इत्तेफाक से तहरीमी वाली लॉन्च साहिल पर लंगर अंदाज हुई और जब लॉन्च से माल उतार कर साहिल पर पहाड़ियों में एक जगह छुपाया जा रहा था तो कोस्ट गार्ड्स की पार्टी ने हल्ला बोल दिया। ऐसे मौकों पर बड़े पैमाने पर फायरिंग का तबादला जरूर होता है। उस रात भी ऐसा ही हुआ। कोस्ट गार्ड्स पार्टी का एक अहलकार मारा गया। तहरीमी की पार्टी के भी 2 आदमी मारे गए। एक जख्मी होकर गिरफ्तार हुआ। तहरीमी और उसके 3 साथी किसी न किसी तरह लॉन्च पर पहुंच गए और गहरे समंदर की तरफ फरार होने में कामयाब हो गए। स्मगलर्स पार्टी के गिरफ्तार होने वाले जख्मी ने बाद में इंकशाफ किया कि कोस्ट गार्ड्स का अहलकार तहरीमी की गोली से हलाक हुआ था। तहरीमी ओमान पहुंच गया। उसे भी इत्तला मिल गई थी कि कत्ल के सिलसिले में उसका नाम आ चुका है। उसने पाकिस्तान आने का इरादा बदल दिया और ओमान में ही रिहाइश इख्तियार कर ली। ग्वादर, पसनी, जीवानी और माड़ा तक की साहिली पट्टी पर आबाद बलोच खलीज के दूसरी तरफ ओमान को अपना दूसरा घर समझते हैं। वहां उन्हें रिहाइश इख्तियार करने, मुलाजमत हासिल करने या कोई कारोबार शुरू करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। ओमान पहुंचने के बाद तहरीमी कई साल तक मंजरनामे से गायब रहा और फिर शारजा और दुबई में उसके देखे जाने की खबरें मिलने लगी। तहरीमी चूंकि हमारे ही कबीले का था, इसलिए फितरी तौर पर मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करता रहता था और फिर वक्तन फवक्तन उसके बारे में इत्तलात यहाँ पहुंचती रही, जिनसे पता चलता रहा कि अब वो कोई मामूली आदमी नहीं रहा। वो अरब शेखों की तरह शानदार जिंदगी गुजार रहा था। उसे उन अरब रियासतों में एक मुअज़्ज़ज़ मकाम भी हासिल था। ये इज्जत और सारी दौलत स्मगलिंग की मरहून मिन्नत थी। उसने दुबई में एक सिंडिकेट बना लिया जिसके ताल्लुकात इंटरनेशनल ड्रग माफिया से भी थे। तहरीमी के सिंडिकेट के आदमी पाकिस्तान में भी मौजूद थे। पिशावर का इंतजाम जलात खान नामी शख्स ने संभाल रखा था। लाहौर में ये जिम्मेदारी शाहजी के सुपुर्द थी। हेरोइन पिशावर से लाहौर आती और वहां से कराची भेज दी जाती। यहाँ उम्मत खान नामी शख्स इस सारे धंधे की निगरानी कर रहा था। शुबे से बचने के लिए गैर ममालिक को भेजा जाने वाला माल कभी कराची और कभी लाहौर से फर्जी कंपनियों के नामों से भेजा जाता था। तहरीमी 2-3 मरतबा चोरी छुपे कराची आ चुका था। पिछले साल उम्मत खान पुलिस से एक झड़प में मारा गया। उसकी मौत के बाद बिजनेस में कुछ बदउनवानियों का भी इंकशाफ हुआ। उम्मत खान ने सिंडिकेट के करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द किए थे जिनका कभी पता नहीं चला था। उम्मत खान की मौत और बदउनवानियों के इंकशाफ के बाद तहरीमी ने खुद कराची में रहने का फैसला कर लिया। उसने बाज करप्ट हुक्काम से मिलकर जीवानी में कोस्ट गार्ड एहलकार के बरसों पुराने कत्ल के केस से अपना नाम निकलवा दिया और कराची आ गया। वो मुस्तकिल तौर पर कराची में नहीं रहता, कभी दुबई, कभी शारजा और कभी कराची। इसलिए सबसे पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि वो आजकल कहाँ है और रजिया नामी औरत जिमी के साथ रह रही है या ऊपर के किसी आदमी के पास। मैं हैरत के समंदर में गौताजन था। मेरा वास्ता अब तक सिर्फ रजिया और शाहजी से पड़ा था, लेकिन यहाँ तो बड़े सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे थे। शाहजी और रजिया तो छोटी मछलियां थीं। यहाँ तहरीमी जैसे मगरमच्छ मौजूद थे और अब मेरा वास्ता उन्हीं मगरमच्छों से पड़ने वाला था। मैं खुशकिस्मत था कि सही वक्त पर सही बंदे से राब्ता करने में कामयाब हो गया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई थी। तहरीमी रंगा के कबीले से ताल्लुक रखता था। वो दोनों जराइम की दुनिया से वाबस्ता थे। लाइनें अगरचे मुख्तलिफ थी, लेकिन जुर्म जाहिर है जुर्म ही होता है, खा किसी भी नौयत का हो। उन दोनों के जराइम के शोबे अलग थे। आपस में तसादुम या टकराव का अंदेशा भी नहीं था। रंगा को तो वैसे भी मनशियात के बिजनेस से नफरत थी। आमतौर पर यह होता है कि हर शख्स अपनी बरादरी या कबीले के आदमी की हिमायत में बोलता है। अगर वो किसी जाल में फंस जाए तो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। रंगा अपने कबीले के उस आदमी से टकराने के लिए तैयार था जिसके खिलाफ मैं मदद की मोहूम सी उम्मीद लेकर आया था। ऐसा क्यों है? रंगा की गुफ्तगू के दौरान कहीं भी ऐसा कोई इशारा नहीं मिला जिससे शायबा भी होता कि उनमें कोई रकाबत, कारोबारी इख्तिलाफ या किसी किस्म की दुश्मनी चल रही हो, या तहरीमी से उसे कोई ऐसा नुकसान पहुंचा हो जिसका वो इंतकाम लेना चाहता हो और अब मेरी वजह से उसे मौका मिल रहा हो। जब यही सवाल मैंने रंगा से किया तो उसके होंठों पर गैर महसूस सी मुस्कुराहट आ गई। बोला, सब कुछ पहली मुलाकात में ही जान लेना चाहते हो। मैंने कहा, क्या हर्ज है? रंगा की बात से मुझे अंदाजा हो गया था
کہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جس کے لیے وہ تحریمی کے خلاف میرے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اگر ایسی کوئی بات نہ ہو جسے تم راز رکھنا چاہو یا اس کے بیان کرنے سے تمہیں کوئی دکھ پہنچے یا کسی پرانے زخم کے تازہ ہونے کا احتمال ہو تو میں وہ سب کچھ سننا پسند نہیں کروں گا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، ہم بلوچ لوگ ہیں، ہمارا ایک الگ معاشرہ ہے، الگ روایات ہیں۔ ہم بلوچوں میں ایک خاص بات ہے، تم چاہو تو اسے کمزوری بھی کہہ سکتے ہو۔ ہم جب کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو کوئی شک و شبہ ذہن میں نہیں رکھتے، ہمارا اعتماد اندھا ہوتا ہے، اور جب کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار رہتے ہیں، لیکن جب بات دشمنی کی ہو تو ہماری دشمنی بھی انتہائی حدود کو چھو لیتی ہے۔ ہم کھلے دل کے لوگ ہیں، دھوکہ اور فریب پسند نہیں کرتے۔ دھوکہ فریب اور غداری کرنے والوں کو اور دوست بن کر پیٹھ میں چھرا گھونپنے والوں کو ایسی موت مارتے ہیں کہ دھرتی بھی تھرا اٹھتی ہے۔ یہ گویا میرے لیے پیغام تھا کہ میں اس کے ساتھ کسی قسم کے دھوکے اور غداری کا خیال بھی ذہن میں نہ لاؤں۔ پھر وہ بولا، دشمن کو ہم کبھی معاف نہیں کرتے، ہماری دشمنی نسل در نسل چلتی ہے اور دنیا کی کوئی قوم ہماری دوستی کی مثال بھی پیش نہیں کر سکتی۔ دوست کے سامنے تو ہم اپنے دل کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، میں تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب ضرور دوں گا، تمہیں یہ ضرور بتاؤں گا کہ میں تحریمی جیسے شخص کے خلاف تمہارا ساتھ دینے پر آمادہ کیوں ہو گیا۔ لیکن گرم قہوے کا ایک ایک گلاس اور پینے کے بعد اس نے ایک بار پھر ہرے رنگ کا فون اٹھا کر ماؤتھ پیس میں پہلے کی طرح مدھم لہجے میں کچھ کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، یہ قالین اور پینٹنگز؟ وہ بولا، شوق کی بات ہے، مجھے آرٹ سے ہمیشہ عشق رہا ہے۔ میں نے آرٹ کے بہت قیمتی نمونے اور شاہکار قسم کی چیزیں جمع کر رکھی ہیں جن پر میں نے لاکھوں روپے خرچ کیے تھے، لیکن 2 سال پہلے میری اس آرٹ گیلری میں آگ لگ گئی اور سب کچھ ضائع ہو گیا۔ یہ قالین والا شاہکار میرے ایک دوست کا تحفہ ہے جو اس نے مجھے مشہد سے لا کر دیا تھا۔ اسے آرٹ سے میری محبت کا علم تھا، اس نے چیز بھی وہ لا کر دی کہ دل خوش ہو گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ گرے کلر والے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میری طرف دیکھ کر معذرت کرتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ فون پر بلوچی میں بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر برہمی کے تاثرات ابھر آئے اور لہجہ بھی تیز ہو گیا۔ پھر اس نے ریسیور رکھ دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، تم بیٹھو، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر دروازے سے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کسی قدر گھوم گیا۔ اب دیوار پر آویزاں وہ قالین بالکل میرے سامنے تھا۔ اچانک میرے ذہن میں رنگا کی وہ بات آ گئی جب اس نے کہا تھا کہ جب میں یہاں تھا تو وہ دوسرے کمرے میں موجود ٹی وی اسکرین پر میرا مشاہدہ کرتا رہا تھا۔ کسی کیمرے کا خیال ذہن میں آتے ہی میں گردن گھما کر غیر ارادی طور پر کیمرہ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے کی چھت فالس سیلنگ کی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ کیمرہ سیلنگ پر نہیں ہو سکتا تھا۔ سر کے عین اوپر نصب کسی کیمرے سے چہرہ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ میں چاروں طرف دیواروں کو گھورنے لگا، مگر کوئی بھی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں کیمرہ نصب ہونے کا شبہ ہوتا۔